आप हैं विविध भारती के संग। इनसे मिलिए। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं अभिनेत्री और लेखिका असीमा भट्ट से बातचीत। आपसे बातचीत की है मंदाकिनी जोशी ने। आज सुनते हैं इस बातचीत का चौथा और अंतिम भाग। इनसे मिलिए कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक अदाकारा को, लेखिका को, जिन्होंने सन 2000 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली से अभिनय में स्नातक किया। लगभग पिछले 30 साल से वो थिएटर कर रही हैं, फिल्में, टीवी में अभिनय कर रही हैं, विज्ञापन फिल्मों में काम कर रही हैं, किताब लिख रही हैं और भी बहुत कुछ कर रही हैं समाज के लिए, बच्चों के लिए। तो आइए मिलते हैं ऐसी ही शख्सियत से। आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हम जाने मानी कलाकार असीमा भट्ट से। तो असीमा जी, विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद और विविध भारती का भी धन्यवाद जी। तो चलिए बातों का ये सिलसिला शुरू करते हैं। जी। आप थिएटर, फिल्में, टीवी और विज्ञापन फिल्मों में काम कर रही हैं। लगभग 30 साल आपको हो गए हैं इस क्षेत्र में काम करते हुए। आप लेखिका भी हैं और आप इतना एक बड़ा काम कर रही हैं। निश्चित तौर से आप बहुत कुछ लिखती होंगी। तो अपने लेखन के बारे में बताइए, किस तरह की कविताएं आप लिखती हैं, और किताब भी आपकी आई है, अपनी किताब के बारे में बताइए। किस तरह का विषय उठाती हैं आप? विषय भी अपने आप आ जाते हैं, मैं सोचती नहीं हूँ। और मैं इस बात में अब पूरी तरह से ये मत समझिए कि मैं भाग्यवादी हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपके जीवन में जो कुछ भी होना है, घटना है, वो घटित होकर रहती है जी। और करता कोई और है, कराता कोई और है, और ये मैं मान के चलती हूँ। ये प्रारब्ध में हमारे जी, लिखा होता जी। है, ऐसा मुझे भी विश्वास होने लगा जी। है कि आपकी प्रारब्ध में जो लिख दिया गया है वो होता जी। है। तो लेखन में भी ऐसे हुआ, और ये था कि मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। और ये मेरे पिता ने मुझसे कहा नहीं था, लेकिन एक अनकहा सा मुझे दिखा था कि पापा शायद ऐसा चाहते हैं कि उनकी बेटी जर्नलिस्ट बने। तो मेरे पिता मेरे लिए क्या मायने रखते थे मैं नहीं बता सकती। तो वो मैंने जर्नलिज्म शुरू किया, और नवभारत टाइम्स से ले करके मैं मानती हूँ कि हिंदुस्तान का शायद ही कोई अखबार या पत्रिका है जिसमें मैंने नहीं लिखा है। और हर इशू पे लिखा, हर विधा में, हर उस पे आर्टिकल होते गए, और कहानी कविताएं भी लिखती चली गई। किताब का यूं हुआ कि मेरे पिता 4 नवंबर 2012 में गुजर गए, और वो बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। 14 साल की उम्र से वो देश के लिए जूझ रहे थे। उन्होंने अंग्रेजों की जीप में आग लगा दिया, बहुत कुछ हरकतें की, और मैं ठीक से उनको जानती नहीं थी क्योंकि हमारे साथ बचपन से रहे नहीं। इमरजेंसी में जो वो जेल गए 7 साल के लिए, उसके बाद भी जो जेल से बाहर आए तो देश के लिए लगे रहे। उनको घर से फिर वो रहा ही नहीं, क्योंकि उनका मानना था कि देश को आज ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं उस तरह नहीं जानती थी गंभीरता से। फिर उनके जाने के बाद अखबारों में ये आ रहा है, वो आ रहा है। फिर अचानक सोशल मीडिया के थ्रू कुछ लोगों ने, वैसे तो उसको जीते जी लोगों ने मरा हुआ मान लिया मेरे पिता को, क्योंकि वो 7 ओल्ड एज होम में थे 7 सालों तक, मेरे कनेक्शन में थे तब। और तब भी मुझसे वो सब नहीं बता रहे थे, सिर्फ मिलना जुलना हो रहा है, मैं देखभाल कर रही हूँ, इलाज करवा रही हूँ सब। और तो पता ही नहीं चला कुछ। अचानक से जब लोग बताने लगे और आने लगे, ये हुआ वो हुआ, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बजाज सर ने भी कहा कि सुरेश भट्ट जी की आंखें चीते की तरह। और मेरी एक टीचर हैं रीता गांगुली जी, बहुत बड़ी विदुषी है वो, तो उन्होंने अपने पिता की चर्चा करते हुए, जो आज़ाद हिंद फौज में थे सुभाष चंद्र बोस जी के साथ, तो उनकी चर्चा करते हुए मेरे पिता की चर्चा की। एंड मैं चौंक सी गई कि मेरे लिए वो नई जानकारी थी। फिर सुधा अरोड़ा जी का मैं नाम लेना चाहूँगी, बहुत अच्छी राइटर हैं, और उनका मुझे बहुत स्नेह मिलता रहा। तो उन्होंने भी एक दिन कहा ना, आसीमा तुम बोलती रहती हो तो लिखो। तो फिर उन पे मैंने पिताजी पे सारी चीज़ें इकट्ठा की, और वो मन लागो मेरो यार फकीरी में नाम से पब्लिश है, अमेजोन पर है। जी जी। तो इस तरह से लेखन भी हुआ, सब कुछ
होता चला जा रहा है। और आप लगातार अपने कार्य में लगी रही, सबसे जी, बड़ी बात। जी, तो आप जी। तो एक तरह से गुणों की खान है, मैं कहूंगी। ईश्वर की क्योंकि कृपा है। आपने पटना में अखबार में बतौर पत्रकार काम किया, जी। आप संपादक भी रही, और तो और पटना आकाशवाणी और दूरदर्शन में भी जी, एंकरिंग जी, आपने जी, की है, जी, जी। कैजुअल अनाउंसर के रूप में भी जी, आपने जी, कार्य बिल्कुल, किया है, बिल्कुल। और दिल्ली आकाशवाणी में भी आप जी। रेडियो आर्टिस्ट के रूप में जी, काम जी। करती रही हैं। तो क्या कहेंगी आप, एक महिला इतने सारे कार्य बखूबी कर रही है, लगातार कर रही है, और क्या एक महिला को अपने कंफर्ट जोन से निकलना जी, ही जी। पड़ता है? मानती हैं आप ऐसा? मैं सबसे पहले एक बात बता दूं आपको, आज जो मैं यहाँ आई हूँ विविध भारती में, जी। मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपने घर आई हूँ। क्योंकि मैं पटना रेडियो में भी थी और दोनों में थी, युवाणी में, नाट्य विभाग में भी थी, जी। दोनों में थी कलाकार। और फिर जब पटना दूरदर्शन की शुरुआत हुई तो वहाँ भी इंटरव्यू मेरा भी लिया गया था सबसे पहले, और कविता पाठ के लिए भी बुलाया गया था। बाद में फिर मुझे बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। दिल्ली में भी रही, मैंने बहुत लोगों का लिया है। जैसे वन ऑफ माय मतलब फेवरेट अगर पूछा जाए तो अचला सचदेव थी। अच्छा। जी जी, उनका जी। लिया मैंने, और पद्मा जी थी, अच्छा। उनका लिया। ये लोग ऐसे थे ना कि जिनको आप देख के तो छोड़ जाइए, भूल जाइए, हाँ। जिनको मैं कभी देख पाऊंगी, हाँ। मैं आमना सामना होगा, मुलाकात होगी। उनमें से कृष्णा सोपती जी हैं, जी। है वो नासिरा शर्मा जी हैं। जी। मतलब मैं, अरे यार, मैं इनके सामने खड़ी हूँ तो एक पल को धरती जैसे हिल जाती है, हिल क्योंकि जाती कृष्णा थी। सोपती की कहानियां पढ़कर तो जो जी, जी। एहसास होता था, वो जोहरा शब्दों में। सहगल जी हैं। जोहरा सहगल, तो इन सबको मिलने का, उनका इंटरव्यू करने का मुझे सौभाग्य मिला, और मैं लिटरली थर थर कांपती थी कि मैं क्या पूछूंगी, और ऐसे क्वेश्चन बनाती थी, शोध करती थी, बहुत शोध करती कि क्या पढ़ा, क्या लिखा, कहाँ रही। और ये जो आपने कहा ना कंफर्ट जोन की बात, एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि हम सब लोग, हम इंसान जो है, कंफर्ट जोन की तलाश करते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि कंफर्ट जोन हमें आलसी बनाता है। जी। अगर आपके पास सब कुछ हो ना, हाँ। तो आप हाथ पांव नहीं मारेंगे। बिल्कुल। कोई अगर नदी में डूब रहा है ना, तभी वो हाथ पांव चलाता है। तो मुझे लगता है कि जो ये इतनी विधाएं अगर मैंने की हैं, कर पाई हूँ, तो शायद इसीलिए कि जीवन में चुनौतियां बहुत थी। सर्वाइवल का सवाल सबसे पहले रहता था। जी। तो उसमें रहता था कि मुझे जहाँ से सर्वाइवल के लिए, यानी अर्निंग के लिए पैसे आ रहे हैं, कि कोई बोल असीमा लिख देगी, हाँ लिख दूंगी, कविता पढ़ देगी, हाँ पढ़ दूंगी, एंकरिंग कर देगी, हाँ कर दूंगी, एक्टिंग कर लेगी, हाँ कर लूंगी। तो ये जो प्रश्न था मेरे सामने हमेशा, कि मुझे पहले जिंदा रहना है, बाद में कुछ सोचना है। तो इसने मुझसे करा लिया। और मैं बाकी के एक्टरों को भी या लोगों को कहूँगी कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, बहुत जरूरी है। मैंने जिन अभी कई एक्टर बोलते ना मुझे, अरे मेरा तो अपना घर है, और मेरा अभी तक अपना घर नहीं है। तो मुझे लगता है मैं शायद इतनी मेहनत इसलिए कर रही हूँ कि मेरा नहीं है, और जिनका है वो शायद उस कंफर्ट जोन में चले गए हैं। इत्मीनान है कि ठीक है, काम आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ये बिल्कुल। और ये चीजें लगभग इंसान में होती है कि वो अगर कंफर्ट जोन में चला गया है तो उससे निकलने की वो कोशिश करता ही नहीं। आराम बड़ी चीज है, खाइए और सोइए। और जो कंफर्ट जोन से निकलकर काम कर रही हैं, उनको फिर आप ताने भी कसते हैं कि इन्हें देखिए सारे दिन, हाँ ये अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं, हाँ ये अभी भी कमाने में लगी हुई हैं, पता नहीं इतनी मेहनत किसके लिए कर रही हैं, क्यों कर रही हैं। तो ये एक तरह की साइकोलॉजी हमारी बन गई है कि कंफर्ट जोन हमें मिल गया है तो आराम से रहिए, क्या जरूरत है मेहनत करने की। हाँ, तो आपको कई पुरस्कार भी मिले हैं, कलाश्री पुरस्कार मिला है, और हिमाचल प्रदेश का युवा पुरस्कार भी आपको मिला है। सरकार द्वारा भी आपको राष्ट्रीय युवा फेलोशिप मिली है, और सीनियर फेलोशिप भी मिल रही है। इन सब के बारे में बताइए। हालांकि ये सब कह देना बहुत आसान है, जिस आसानी से मैं आपको कह रही हूँ, लेकिन पा लेना उतना ही मुश्किल है। आपने इतने सारी अचीवमेंट पाए हैं, इन सभी के बारे में थोड़ा हमें बताइए। मैं फिर कहूँगी कि ये ऊपर वाला है जो मुझे दे रहा है जी। ये उनकी नेमत है, उनकी ब्लेसिंग है, और इतना सब कुछ हो रहा है। मतलब मैं कहूँ अगर मंदाकिनी जी कि मुझे इन सब के बारे में पता नहीं था। मैंने जब नाटक शुरू किया, NST किस चिड़िया का नाम है नहीं पता है, ये फेलोशिप क्या होता है, ये सम्मान क्या होता है, और मुझे हिमाचल प्रदेश का सम्मान मिला है। लोग मुझे हिमाचली समझते हैं पर वो मिल गया। ये संयोग था, क्योंकि मैं
हिंदी अकादमी में जुड़ी थी और मैंने उनके मंच से वो नाटक किया था, एक अनजान औरत का खत। और मैं अगेन कहती हूँ कि वो मेरा एक बेंचमार्क बन गया, मेरी पहचान बन गई। तो इतना पसंद किया गया कि वहाँ लोगों ने मुझे सम्मानित किया। तो ये सब ऊपर वाले का शुक्रिया है, मेरे माता पिता का, जो प्रत्यक्ष रूप से कभी उन्होंने मुझे करियर में क्या मेरा मार्गदर्शन करना चाहिए उनको आता ही नहीं था। माँ मेरी एक सिंपल सी औरत, पिता मेरे देशभक्त, उनको ये तो आता ही नहीं था, बताना ही नहीं था। पर मुझे लगता है अनकहा उनका कहीं ना कहीं होगा, आशीर्वाद जो है जी आपके साथ है। रहा ही और होगा, बिल्कुल। मैं बहुत बहुत खुशनसीब मानती हूँ कि मेरे पास इतनी चीज़ें हैं, मिल पाई। तो मैं ये कहूँगी कि मैं खाली हाथ दुनिया से नहीं गई। बिल्कुल सही कहा आपने। तो असीमा जी, आपकी उपलब्धियों को देखकर, आपसे बात कर हमें ऐसा लगा कि एक कलाकार को, खास तौर से एक महिला कलाकार को, कहना चाहिए कि डंके की चोट पर अपना सफर जारी रखना होता है। तब धन्यवाद। आप जैसी कलाकार असीमा भट्ट बन पाती हैं। सीरियसली मैं कह रही हूँ इस बात को कि जब आप जैसी महिलाएं समझती हैं और हमें हमारे लिए ऐसे शब्द निकालती हैं तो लिटरली लगता है कि हाँ कुछ किया। जी जी। नहीं तो लोग तो कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कि है ना। और यहाँ मैं बस अपनी बात इस शेर के साथ खत्म करना चाहूंगी कि कब कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कब कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, हुनर हो तो हर बात सुनी जाती है। बहुत सुंदर। हुनर बहुत हो सुंदर। तो हर बात सुनी जाती है। बहुत सुंदर। ये आपके ऊपर है कि जिस बहुत तरह से सुंदर आपके अंदर हुनर है, हर बात आप कह रही हैं, हर बात आपकी सुनी जा रही है और आप दुनिया को बहुत कुछ दे रही हैं अपने कार्य से, अपने हुनर से। तो आपके इस हुनर को हम कोटि कोटि सैल्यूट करते हैं, मैं सलाम एक करते बात हैं। इसमें जोड़ना चाहूँगी कि ये मैं दुनिया को दे रही हूँ, ये कहना थोड़ा सा लाजमी नहीं होगा। वो दिलवाना चाह रहा है जी। वो जो भी है, लेकिन अलमाइटी उन्होंने है, सुपात्र गॉड है, आपको खुदा चुना। है। हाँ, तो उसने चुना है, जिस किरदार के लिए चुना है मैं वो किरदार निभा रही हूँ जी। और ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। बखूबी निभा रही हैं और हमें आप पर गर्व है, हम ऐसा मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ थी लेखिका, सामाजिक कार्यकर्ता, फिल्म, टीवी और रंगमंच की वरिष्ठ अभिनेत्री असीमा भट्ट साहिबा। तो असीमा जी, आपने हमें वक्त दिया और विविध भारती के स्टूडियो में आई हमसे इतने महत्वपूर्ण पल साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप लोगों ने मुझे ये अवसर दिया, आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं आपसे मिल पाई। आप सबका मैं दिल से, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, नतमस्तक हूँ, प्रणाम करती हूँ। शुक्रिया, मेहरबानी। और अभी बातचीत यहीं समाप्त होती है। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम। ये था अभिनेत्री और लेखिका असीमा भट्ट से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का चौथा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर गणेश शिंदे। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का इनसे मिलिए कार्यक्रम समाप्त होता है। इनसे मिलिए